तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 दोस्तों। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो आज का जो सबसे पहला सवाल है दोस्तों आपके सामने, सबसे पहला सवाल है कि निम्न में से किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से था दोस्तों। याद रखिएगा, निम्न में से किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से था। तो याद रखिएगा वायु पुराण। ठीक है, याद रखिएगा कि निम्न में से किस पुराण का संबंध, तो वायु पुराण का जो संबंध है ये किस वंश से है, तो गुप्त वंश से है दोस्तों। याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है दोस्तों, तो याद रखिएगा यह है दोस्तों मौर्य वंश से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों सेकंड नंबर कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे दोस्तों। याद रखिएगा तो कपिल थे। याद रखिएगा कि सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे ये कपिल थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला दोस्तों 3 नंबर सवाल आपके सामने। 3 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा तो बात करेंगे कि चोल कालीन सिक्के कलंजू जो थे ये चांदी के थे। ये दोस्तों यही सही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि चोल कालीन जो सिक्के थे कलंजू थे ये चांदी के नहीं थे बल्कि सोने के थे। किसके थे? सोने के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 का कि चोल कालीन सिक्के कलंजू चांदी के थे। बाकी सभी सही है दोस्तों। जैसे कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न पंप पोन एवं रत्न थे। ठीक है, तमिल साहित्य का त्रिरत्न कंबन ओटकुट्टन और पुगलेंदी। ठीक है, चोल कला का सांस्कृतिक सार निचोड़ दोस्तों ये कौन थे? नटराज प्रतिमा। बाकी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ये क्या है? सही नहीं है। चोल कालीन सिक्के जो कलंजू थे ये चांदी के नहीं बल्कि सोने के थे। ठीक है, अगला है 4 नंबर कि मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ दोस्तों। किसके विरुद्ध हुआ? तो मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला जो सफल आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था, तो मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल है कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्रियों में से कौन देवराय द्वितीय के समय आया था दोस्तों। याद रखिए कौन आया था, तो अब्दुल रज्जाक आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये आया था देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था। जैसे बात करेंगे कि निकोलो कोंटी हो गया दोस्तों, एक बारबोसा हो गया। ये जो 2 व्यक्ति थे बारबोसा और निकोलो कोंटी ये कृष्ण देवराय के शासन काल में भारत आया था। किसके शासन काल में आया था? कृष्ण देवराय के शासन काल में भारत आया था, निकोलो कोंटी और बारबोसा। अगर बात करेंगे नूनीज दोस्तों, फानाउ नूनीज जो था ये अच्युत देवराय के शासन काल में भारत आया था, नूनीज। ठीक है, याद रखिएगा अब्दुल रज्जाक जो था ये देवराय द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। अगर हम बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो हरिहर एवं बुक्का 2 भाई थे जिन्होंने 1336 में, याद रखिएगा 1336 में हरिहर एवं बुक्का 2 भाई मिलकर विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 6 नंबर कि शिवाजी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सुमंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुमंत। ठीक है, याद रखिएगा कि शिवाजी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता है, तो सुमंत कहा जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों 7 नंबर कि किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था। याद रखिएगा तो गुरु अंगद का दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था दोस्तों, लहना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों 8 नंबर सवाल देखिएगा। 8 नंबर सवाल है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है दोस्तों। याद रखिएगा यह है दोस्तों वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है ये संबंध किस गवर्नर जनरल से है, ये वारेन हेस्टिंग से है। अगला है 9 नंबर कि निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित चीतरसी थे दोस्तों। याद रखिएगा ये भील विद्रोह से थे। यह ध्यान दीजिएगा कि किस विद्रोह से संबंधित चीतरसी थे। चीतरसी किस विद्रोह से संबंधित थे, तो भील विद्रोह से संबंधित है। अगला है 10 नंबर कि निम्न में से किसने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किया था दोस्तों। याद देखिए किसने किया था, ये किए थे अविंद्र नाथ घोष। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आपको दिख रहा होगा। 10 नंबर सवाल है कि निम्न में से किसने 1906 में, ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किए थे, तो अविंद्र नाथ घोष ने किए थे। सॉरी, अविंद्र नाथ टैगोर ने किए थे। किसने किए थे? अविंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किए थे। ठीक है, अगला है 11 नंबर कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे दोस्तों। याद रखिएगा सचिव कौन थे, तो एनसी केलकर थे। कौन थे? एनसी केलकर जो थे ये बाल गंगाधर द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 12 नंबर सवाल है दोस्तों। 12 नंबर सवाल आपके सामने है कि बांटो और छोड़ो
कनारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में किया था? ये किया था दोस्तों कराची अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन। अगर बात करते हैं दोस्तों मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था ये 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था दोस्तों। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों, ये 1929 में हुआ था। याद रखिएगा 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं कि लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अगर बात करते हैं दोस्तों कराची अधिवेशन कब हुआ था? कराची अधिवेशन 1929 में हुआ था दोस्तों, सॉरी 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो 13 नंबर जो सवाल आपके सामने है कि कानून की आत्मा, ठीक है, अगर बात करते हैं 13 नंबर सवाल कि कानून की आत्मा, ठीक है, की रचना किसने किया था? याद रखिए कानून की आत्मा की रचना किसने किया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने किया था। किसने किया था? यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने कानून की आत्मा की रचना किए थे, मॉन्टेस्क्यू। अगला है 14 नंबर सवाल कि असत्य मिलान का चयन करें। ठीक है, असत्य मिलान का चयन करें। अगर बात करते हैं दोस्तों फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? सेंट साइमन। ये दोस्तों सही है। ठीक है, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। ये भी सही है। आदर्शवादी समाजवादी का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन, ये भी सही है। दुनिया का मजदूरों का एक हो कनारा रूसो ने दिया। नहीं दोस्तों, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये दोस्तों असत्य है। ठीक है, अगर बात करेंगे दुनिया का मजदूरों एक हो कनारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 का। चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगता है दोस्तों? तो याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है, म्यांमार के साथ लगता है, भूटान के साथ भी लगता है, चीन के साथ भी लगता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की सीमा, और बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है दोस्तों। अगर बात करते हैं कि म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों? नेपिता। भूटान की राजधानी थिम्पू। चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? तो वो है बीजिंग। अगर बात करेंगे कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, तो 5 राज्य। सबसे ज्यादा कौन सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। ठीक है, भारत और बांग्लादेश की अगर बात करेंगे दोस्तों कि तीन ओर से कौन घिरा हुआ है दोस्तों? तो बांग्लादेश के तीन ओर से त्रिपुरा घिरा हुआ है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों 16 नंबर सवाल कि उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन है दोस्तों? याद रखिएगा काल सुबाई। ठीक है, याद रखिएगा उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन है? काल सुबाई जो है ये उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, अगला है 17 नंबर कि किस चैनल द्वारा मालदीव मिनिकॉय को अलग करता है दोस्तों? तो 8 डिग्री चैनल। याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव मिनिकॉय को अलग करता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है दोस्तों 18 नंबर सवाल। 18 नंबर आपके सामने है कि जोवाई, सुकरी एवं जोजारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों? ये है दोस्तों लूनी नदी का। ठीक है, याद रखिएगा कि जोवाई, सुकरी एवं जोजारी जो है ये लूनी नदी की सहायक नदी है। लूनी नदी मेन रूप से कहाँ बहती है दोस्तों? ये राजस्थान में बहती है। कहाँ बहती है? राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है दोस्तों? याद रखिएगा अगर बात करेंगे कि 2900 किलोमीटर जो है दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों ये कहाँ जाके गिरती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। यमुना दोस्तों यमुना जो दोस्तों ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों यमुना, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों कि लूनी नदी मेन रूप से कहाँ बहती है? तो लूनी नदी मेन रूप से राजस्थान में बहती है। ठीक है, 19 नंबर है कि निम्न में से कौन सा झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के बीच सीमा साझा करता है दोस्तों? पुलिकट झील। कौन सी झील? पुलिकट झील जो है दोस्तों ये मेन रूप से तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के बीच सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। वेवनाड झील कहाँ स्थित है दोस्तों? केरल में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील पर ही एक राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो लोकटक झील पर स्थित है, याद रखिएगा। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है दोस्तों? ये हैदराबाद में स्थित है हुसैन सागर झील। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल आपके सामने है कि होगेन कल भारचुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? ये मेन रूप से अवस्थित है कावेरी नदी पर, याद रखिएगा। बात करेंगे कि होगेनकल भारचुक्की एवं बालमुरी जो जलप्रपात है ये मेन रूप से किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है दोस्तों। मांडवी नदी मेन रूप से कहाँ बहती है दोस्तों? ये गोवा में बहती है। कहाँ बहती है मांडवी नदी? गोवा। ठीक है, अगला दोस्तों आपके सामने 21 नंबर सवाल है कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्न में से दिए गए असत्य का कथन का चयन करें। असत्य पूछा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? असत्य। ठीक है, तो
इसमें पोटास की बहुलता होती है किसमें, जलोढ़ मिट्टी में, तो ये दोस्तों सत्य है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है दोस्तों, ये भी सत्य है। पुराने को खादर एवं नए को बांगर कहा जाता है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, पुराने को बांगर कहा जाता है, यहाँ पे पुराने को बांगर कहा जाता है और नए को खादर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये दोस्तों असत्य है। उर्वरता की दृष्टिकोण से काफी अच्छी है दोस्तों, कौन, जलोढ़ मिट्टी, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये गलत है कि पुराने को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है और नए को खादर कहा जाता है। ठीक है, इसमें उलट फेर हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों 22 नंबर सवाल आपको सामने है कि असत्य मिलान का चयन करें। इधर दोस्तों संस्थान है, इधर तो क्या है दोस्तों, मुख्यालय है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद में स्थित दोस्तों, ये गलत है, यही से यानी कि ये गलत है दोस्तों, यानी कि असत्य है। याद रखिएगा, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित। कहाँ स्थित दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र। बाकी सभी सही है दोस्तों, जैसे कि राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में सही है दोस्तों। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु, ये भी सही है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 का ए जो दोस्तों क्या है, ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 23 नंबर सवाल। देखिए, अगर बात करेंगे 23 नंबर सवाल का, 23 नंबर सवाल आपके सामने है कि राजस्थान की देगाना किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। याद रखिएगा, ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो राजस्थान की जो देगाना है ये किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है, तो टंगस्टन के लिए। अगला है दोस्तों, याद रखिएगा, सीसा का संकेत क्या होता है दोस्तों, पीबी होता है। ठीक है, याद रखिए पीबी कितना होता है, 82 होता है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे चांदी का संकेत क्या होता है दोस्तों, एयू होता है। ठीक है, इसका परमाणु संख्या 47 होता है दोस्तों चांदी का। टीन का क्या होता है दोस्तों, टीन का एसएन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 24 नंबर कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन है दोस्तों, यह है दोस्तों गोवा। याद रखिएगा, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन है, गोवा। याद रखिए दोस्तों, गोवा जो है ये क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है दोस्तों गोवा, और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों आपके सामने 25 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 25 नंबर है कि निम्न में से कौन परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा, भीमा परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित है, जैकबाड़ी परियोजना भी है दोस्तों, गिरना परियोजना भी है, वारगी परियोजना नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वारगी जो परियोजना है ये मध्य प्रदेश में स्थित, कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों वारगी परियोजना। ठीक है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में भीमा परियोजना, गिरना परियोजना, जैकबाड़ी परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। अगला है 26 नंबर कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित नहीं है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, असम में नहीं है दोस्तों। सबसे पहले देखें कौन कौन सा है। ठीक है, मानस है दोस्तों, नामेरी भी है, ठीक है, रायमोना भी है, यानी कि तीनों ए बी सी जो है। क्लाउड लेपर्ड नहीं है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लाउड लेपर्ड जो दोस्तों एक त्रिपुरा में है दोस्तों, कहाँ स्थित है, त्रिपुरा में। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है, मानस हो गया, नामेरी हो गया, रायमोना, सब क्या है, असम में स्थित है। असम की राजधानी दिसपुर। ठीक है, याद रखिएगा। बिंदु से अगर हम लोग देखेंगे 27 नंबर सवाल क्या है दोस्तों कि मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम लिखे दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे कि देखिए सही सबसे पहले क्या होगा, तो बेरू बाड़ी बनाम भारत संघ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यानी कि 1 नंबर में होगा दोस्तों, ये दूसरे नंबर में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 पहले आएगा दोस्तों। ठीक है, 4 क्या आएगा पहले, उसके बाद फिर 1 होगा दोस्तों, उसके बाद क्या है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, उसके बाद मिनवा मिल्स बनाम भारत संघ, यानी कि 4 1 2 3। ठीक है, 4 1 2 3, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 1 2 3। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने 28 नंबर सवाल। 28 नंबर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है दोस्तों, अनुच्छेद 63। याद रखिएगा, अनुच्छेद 63 जो है 63 जो है ये संविधान अनुच्छेद और उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है, अनुच्छेद 63। ठीक है, अगला है 29 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। वो है दोस्तों PVN राव समिति। याद रखिएगा, PVN राव समिति दोस्तों ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बल्कि सभी है, जैसे कि LM सिंघवा समिति ये संबंधित है दोस्तों, अशोक मेहता समिति ये भी संबंधित है, बलवंत राय मेहता समिति ये भी संबंधित है। किससे, पंचायती राज से। संबंधित नहीं है, PVN राव समिति से संबंधित नहीं है। सबसे पहले पंचायती राज कब लागू किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, कहाँ लागू किया गया था, तो राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया था सबसे पहले दोस्तों। उसके बाद फिर कहाँ लागू किया गया था, आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। पंचायती राज का उल्लेख दोस्तों किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में दोस्तों। किस अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखेंगे। 30 नंबर सवाल आपके सामने है कि 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था? किसको किया था? तो बनारस के राजा को किया था, पटियाला के महाराजा को किया था, सर दिनकर राव को किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी को किए थे, ठीक है। तो 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को, तो सभी को दोस्तों, बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को, सर दिनकर राव को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था। अगला है 31 नंबर कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? याद रखिएगा, यह 33 था। कितने था? 33, ठीक है। तो संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 11 दिसंबर, 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ था संविधान सभा का, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद फिर 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को 13 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 32 नंबर सवाल। 32 नंबर है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है दोस्तों? सबसे पहले बात करेंगे कि श्रम जगजीवन राम, ये सही है दोस्तों। रक्षा बलदेव, ठीक है। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। रेलवे मंत्री कौन थे दोस्तों? जॉन मथाई। विधि मंत्री योगेंद्र नाथ मंडल, ये दोस्तों नहीं है। विधि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों? असत्य है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 33 नंबर सवाल देखिएगा। 33 नंबर है कि मिलान करें दोस्तों। इधर भाग है, इधर क्या है दोस्तों? निर्वाचन। जैसे कि भाग 11 में क्या है दोस्तों? तो भाग 11 में क्या होगा? संघ और राज्यों के बीच संबंध होगा, ठीक है। उसके बाद भाग 15 में क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, तो भाग 15 में है दोस्तों निर्वाचन। भाग 17 में क्या होगा दोस्तों? राज्यसभा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध है दोस्तों। भाग 20 में क्या हो जाएगा? तो संविधान संशोधन हो जाएगा दोस्तों। इसके अनुसार आप मिला सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 34 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, 34 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा, याद रखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे 34 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है दोस्तों? याद रखिएगा, अगुलहास धारा, ठीक है। तो महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है, अगुलहास धारा, ठीक है। अगला है 35 नंबर कि निम्नलिखित राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, बीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद KR नारायण। ये 4 1 2 3, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 1 2 3। ये क्या है दोस्तों? कार्यकाल के अनुसार। सबसे पहले कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद क्या? बीवी गिरी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद KR नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35 का। चलिए अगला देखते हैं 36 नंबर सवाल। 36 नंबर है कि डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है दोस्तों? ये हिंद महासागर में। याद रखिएगा, डियागो जो गार्सिया है ये मेन रूप से कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है दोस्तों? प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच जो है, प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा कितना किलोमीटर है दोस्तों? 11 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अगला है 37 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके सामने 38 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? याद रखिएगा, चंद्रशेखर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? चंद्रशेखर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? यह है पश्चिमी घाट। याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट जो है ये भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। और बात करेंगे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों आपके सामने 40 नंबर कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया था? ये 1973 में किया गया था। कब किया गया था? 1973 को किया गया था भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम का प्रारंभ, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 41 नंबर सवाल आपके सामने है कि अम्ल वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा ज़्यादा उत्तरदायी है? SO2 NO2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अम्ल वर्षा के लिए SO2 और NO2 दोनों उत्तरदायी है, ठीक है। अगला 42 नंबर कि भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दुर्घटना कब हुआ था? ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। याद रखिए, भोपाल गैस कांड 1984 में 3 दिसंबर 1984 को हुआ था दोस्तों, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हो गया था। याद रखिएगा दोस्तों, 3 दिसंबर 1984।
अगला 43 नंबर कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। याद रखिएगा 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 43 का। चलिए अगला देखते हैं 44 नंबर सवाल। 44 है कि निम्न में से किस उपकरण के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? माइक्रोफोन। ठीक है, याद रखिएगा किस उपकरण के द्वारा? तो माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। अगला है 45 नंबर कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति में से गुजरता है तो निम्न में से कौन अधिकतम होता है दोस्तों? ये होता है, याद रखिए, गतिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। सरल आवर्त गति के करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति में से गुजरता है तो गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 46 नंबर सवाल। 46 है कि ध्वनि के किस गुण के कारण तेज या मंद सुनाई देती है दोस्तों? याद रखिएगा किसके कारण? तो प्रबलता के कारण। ठीक है, याद रखिएगा प्रबलता के कारण ध्वनि जो है ये तेज या मंद सुनाई देती है। अगला है 47 नंबर कि ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है दोस्तों? याद रखिएगा तो चालन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, ठोस में जो ऊष्मा का जो संचरण होता है ये चालन विधि के द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 48 नंबर सवाल। देखिएगा यहाँ पे जो 48 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है दोस्तों? याद रखिएगा तो लाल रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है यह सबसे कम होता है। सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन किसका होता है दोस्तों? तो बैगनी का होता है। याद रखिएगा अगर बात करेंगे कि लाल रंग किस रंग का तरंग सबसे अधिक होता है तो लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है दोस्तों। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे 49 नंबर सवाल कि सबसे अधिक आयनन क्षमता किस कारण का होता है? तो अल्फा दोस्तों। याद रखिएगा सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण का होता है दोस्तों? अल्फा किरण का होता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 50 नंबर सवाल आपके सामने है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया दोस्तों? किसने किया? तो मिलिकन ने किया था। याद रखिएगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? मिलिकन ने किया था। अगला है 51 नंबर किस तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है दोस्तों? याद रखिएगा ये होता है क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है ये सबसे अधिक होता है। अगला है आपका 52 नंबर सवाल। देखिए 52 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है? तो HCl को कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है। ठीक है, CH3COOH ये होता है दोस्तों एसिटिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है किसको? HCl को कहा जाता है। चलिए अगला है 53 नंबर सवाल आपके सामने है कि LPG का प्रमुख घटक निम्न में से कौन है दोस्तों? ये है दोस्तों ब्यूटेन। याद रखिएगा ब्यूटेन जो है ये LPG का प्रमुख घटक है ब्यूटेन। ठीक है, मीथेन CH4 दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन को क्या बोलते हैं? गोबर गैस। ठीक है, मार्स गैस भी बोलते हैं मीथेन को। ठीक है, CH4 होता है, याद रखिएगा। 54 नंबर है कि निम्न में से किसे प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है दोस्तों? याद रखिएगा CO+N2। ठीक है, CO+N2 को प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं 55 नंबर सवाल आपके सामने है कि मिलेराइट किसका अयस्क है दोस्तों? ये दोस्तों निकेल का। याद रखिएगा निकेल का संकेत क्या होता है? Na होता है। जिंक का क्या होता है? Zn, यानी कि जस्ता होता है दोस्तों। सोना का संकेत क्या होता है? याद रखिएगा Au होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, टीन का क्या होता है? Sn होता है। ठीक है, तो बात करेंगे दोस्तों कि मिलेराइट किसका अयस्क है? निकेल का अयस्क है। अगला 56 नंबर कि लार ग्रंथि से निम्न में से कौन सा एंजाइम का स्रवण नहीं होता है दोस्तों? याद रखिएगा टायरिन का स्रवण होता है, मंड का भी होता है दोस्तों, पेप्सिन का नहीं होता है। ठीक है, तो लार ग्रंथि से निम्न में से कौन सा एंजाइम का स्रवण नहीं होता है? पेप्सिन का नहीं होता है। अगला दोस्तों आपके सामने 57 नंबर है कि चपटे कृमि का उत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो ज्वाला कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा चपटे कृमि का जो उत्सर्जन है निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो ज्वाला कोशिका के द्वारा होता है। अगला देखेंगे 58 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से कौन कर्ण अस्थियां नहीं है? मैलियस है दोस्तों, इनकस भी है, स्टेपीज भी है, ह्यूमरस नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा यानी कि कर्ण अस्थि जो है कान की हड्डी कौन सी नहीं है? तो ह्यूमरस जो है ये नहीं है, मैलियस है, इनकस है, स्टेपीज भी है। अगला 59 नंबर है कि निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड नहीं है? तो माल्टोज। याद रखिएगा माल्टोज क्या है दोस्तों? ये मोनोसेक्राइड नहीं है। ग्लूकोज है दोस्तों, ग्लैक्टोज भी है, फ्रक्टोज भी है, ये सब मोनोसेक्राइड है और माल्टोज जो है ये मोनोसेक्राइड नहीं है। अगला 60 नंबर प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों? याद रखिएगा तो बर्जेलियस ने किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बर्जेलियस ने किया था दोस्तों। अगला देखेंगे हम लोग 61 नंबर सवाल। देखिएगा
61 नंबर है कि काला जार किस परजीवी के कारण होता है दोस्तों, याद रखिएगा, लीशमैनिया डोनावानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो काला जार जो है दोस्तों रोग है, ये किस परजीवी के कारण होता है, तो लीशमैनिया डोनावानी के कारण होता है। अगला है 62 नंबर कि उच्च श्वसन में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, तो 17%। कितना परसेंट, 17% ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। अगला है 63 नंबर, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 64 नंबर आपके सामने है कि भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, किस में किया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा मेघालय है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में क्या, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और ऑप्शन नंबर क्या है, बी में है अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, बी हो जाएगा। अगला है 65 नंबर कि विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा, वो बनेगा दोस्तों फिजी। फिजी की राजधानी क्या होता है दोस्तों, सुबा होता है। क्या होता है, सुबा जो है फिजी की राजधानी है। तो विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा, फिजी। अगला है 66 नंबर कि इसरो के सबसे भारी रॉकेट LV-M3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है, तो 36। कितना दोस्तों, 36। ठीक है, इसरो का स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था 1969 को हुआ था, याद रखिएगा। 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। ठीक है, इसरो का मुख्यालय स्थित है दोस्तों बेंगलुरु में, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे अगला सवाल 67 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों, याद रखिए, किसे चुना गया है, रोजर बिन्नी को चुना गया है। ठीक है, तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, रोजर बिन्नी को। अगला है 68 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे साहित्य लहरी के लेखक कौन है, तो सूरदास दोस्तों, याद रखिएगा, सूरदास जो है ये साहित्य लहरी के लेखक हैं। ठीक है, अगला है 69 नंबर, निम्न में से देश रत्न के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला दोस्तों 70 नंबर सवाल आपके सामने है, देखिएगा। 70 नंबर है कि IMF के अनुमानों के अनुसार 2022 में PPP आधारित प्रति व्यक्ति GDP द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है दोस्तों, ये दोस्तों चीन का है। किसका है, चीन का। अगला 71 नंबर है कि वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, याद रखिएगा, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अहिंसा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, नौसेना दिवस, याद रखिएगा दोस्तों, नौसेना दिवस जो मनाया जाता है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, और वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 72 नंबर सवाल आपके सामने है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया है दोस्तों, ये 1995 में किया गया। कब किया गया है, 1995 में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किया गया है, यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ था, 1995 में। WTO का जो मुख्यालय स्थित है जिनेवा में से, कहाँ स्थित है, जिनेवा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है 73 नंबर कि निम्न में से कौन कराची से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डॉन जो है ये कराची से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है, डॉन, यानी कि 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है दोस्तों 74 नंबर सवाल। 74 है कि निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों, कितने समय किया जाता है, 3 श्रेणियों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। अगला है 75 नंबर कि जर्मन एवं पोलैंड के बीच कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों, याद रखिएगा, तो हिंडनबर्ग रेखा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा। हिंडनबर्ग रेखा जो है ये जर्मन एवं पोलैंड, यानी जर्मनी और पोलैंड के बीच है हिंडनबर्ग रेखा। पोलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, पोलैंड की राजधानी है जो बारसो जो है ये पोलैंड की राजधानी है। जर्मनी की राजधानी क्या है दोस्तों, बर्लिन। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे दोस्तों कि मैगिनोट रेखा किसके किसके बीच है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच है दोस्तों मैगिनोट रेखा, याद रखिएगा। मैगिनोट रेखा किसके बीच है, जर्मनी और फ्रांस के बीच। और 30वीं समांतर रेखा दोस्तों, याद रखिएगा, यह है दोस्तों उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। 49वां समांतर रेखा दोस्तों यह है अमेरिका और कनाडा के बीच, याद रखिएगा। मैकमोहन रेखा अमेरिका और भारत और चीन के बीच। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है,
अगला है दोस्तों आपके सामने 76 नंबर की राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी दोस्तों? ये थी नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त जो थी ये राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। अगला 77 नंबर कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? ये एमुंड सेन थे। कौन थे? एमुंड सेन जो थे ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था एमुंड सेन। अगला है 78 नंबर कि भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है दोस्तों? ये है भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु जो है ये भारत में सबसे लंबा सड़क पुल है। पहले कौन था? महात्मा गांधी सेतु पुल था, अभी कौन हो गया है? भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 79 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सा है? INS कावेरी। याद रखिएगा INS कावेरी जो है ये भारत का प्रथम पनडुब्बी है दोस्तों, INS कावेरी। चलिए अगला देखेंगे। उसके बाद दोस्तों 80 नंबर सवाल आपके सामने है, देखिएगा। 80 नंबर है कि खनन और उत्खनन में संलग्न श्रम की प्रकृति को निम्न में से किसके जरिए संकेतित किया जाता है? तो रेड कॉलर जॉब के द्वारा। याद रखिएगा, रेड कॉलर जॉब के द्वारा खनन और उत्खनन में संलग्न श्रम की प्रकृति को उसको संकेतित किया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा? तो रेड कॉलर जॉब के द्वारा। अगला दोस्तों आपका जो 81 नंबर सवाल है, 81 से लेकर दोस्तों आपका जो मैथ का सवाल है दोस्तों, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि बिहार पुलिस में मैथ का भी सवाल पूछता है, उसके बाद 90 तक दोस्तों। ठीक है, आपका मैथ का सवाल हम लोग 91 नंबर सवाल देखेंगे, हिंदी है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला 91 नंबर है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। जैसे श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। ये क्या दोस्तों? अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेरे ऊपर कृपा करें, ये दोस्तों अशुद्ध वाक्य है। अगला है 92 नंबर कि इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों इति प्लस आदि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इति प्लस आदि जो है ये इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों 93 नंबर सवाल आपके सामने है। 93 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है दोस्तों? याद रखिएगा, दशानन जो दोस्तों, याद रखिए दशानन जो है ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला है 94 नंबर कि निम्नलिखित में से स्वर्ण, ठीक है, का परिभाषित शब्द नहीं है। याद रखिएगा, हिरण्या। हिरण्या क्या है दोस्तों? ये स्वर्ण का परिभाषित शब्द नहीं है, हिरण्या। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों आपके सामने 95 नंबर सवाल आपके सामने है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है दोस्तों? याद रखिएगा 11। ठीक है, कुल 11 सर्वनाम है हिंदी में। अगला दोस्तों 96 नंबर सवाल आपके सामने है जो इंग्लिश का सवाल है। ठीक है, इसे पूछ रहा है एडम फ्रेज है दोस्तों। क्या है? एडम फ्रेज है टू हैव एन इचिंग पाम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, टू बी ग्रेडी फॉर मनी। क्या हो जाएगा? टू बी ग्रेडी फॉर मनी। ठीक है, अगला है दोस्तों आपके सामने 97 नंबर सवाल देखिए। 97 चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड सब्सट्रैक्टेड। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एडजेनेक्ट। ठीक है, अगला है 98 नंबर है एक्सप्लिसिट। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पेसिफिक। क्या हो जाएगा? 98 का डी हो जाएगा। अगला दोस्तों 99 नंबर सवाल आपके सामने है। 99 नंबर सवाल है दोस्तों कि चूज द वर्ड दैट कंस्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों कैनल। क्या हो जाएगा? कैनल। ठीक है, और 100 नंबर सवाल आज का जो लास्ट सवाल है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ कि ए पेयर ऑफ यूरेनियम जेज ओवर द फॉरेस्ट यस्टरडे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों फ्लू, यानी कि 100 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने 100 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।